हर आधी रात मैं आईने के सामने अपनी तस्वीर बनाता हूँ और फिर उसे पानी में डुबो देता हूँ। इस तरह मैं एक क्लोन बना सकता हूँ। इस क्लोन की सारी कल्टीवेशन उपलब्धियां, टेक्निक्स, समझ और कॉम्बैट एक्सपीरियंस मेरे असली शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। इसलिए मैंने अपने क्लोन्स को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैला दिया। कुछ होली लैंड्स में घुस गए और सब कुछ रौंदते हुए बेमिसाल हड्डियों और प्रतिभा वाले मॉन्स्टर प्रोडिजी बन गए। कुछ डिमोनिक पाथ में शामिल हो गए और लाशों के ढेर पर चढ़ते हुए डीमन लॉर्ड के सिंहासन तक पहुंच गए। कुछ साधारण लोगों के बीच छिप गए, मर्चेंट गिल्ड्स चलाने लगे और डायनेस्टीज को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। तब से इमॉर्टल वर्ल्ड के अनगिनत कल्चरेशन एडिक्ट्स में से आधे मेरे क्लोन्स हैं, जो अलग अलग रियलम्स में फैले हुए हैं और मिलकर शक्ति का ऐसा जाल बुन रहे हैं जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ढक चुका है। जबकि मेरा असली शरीर एक मॉर्टल गांव में बेफिक्र किशोर की तरह रहता है, दिन भर आंगन में लेटकर धूप सेंकता रहता है। इस समय अपना पहला क्लोन सफलतापूर्वक बनाने के बाद मैं अपने सामने तैर रही कस्टमाइजेशन इंटरफेस वाली सिस्टम रिंग को देखता हूं और सोच में पड़ जाता हूं। क्या एक हैंडसम आदमी बनाऊं? नहीं, अभी बिना ताकत के ज्यादा आकर्षक होना बेवजह ध्यान खींचेगा। अगर किसी अमीर औरत या किसी गलत इरादों वाले कल्टीवेटर की नजर उस पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। क्या एक खूबसूरत औरत बनाऊं? उससे भी बुरा। खूबसूरती अपने आप में एक मुसीबत है। हालांकि उसके आकर्षण का इस्तेमाल करके जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। आसानी से बेकार की परेशानियां पीछे पड़ जाएंगी। अभी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसे मजबूत और काम का होना चाहिए, ऐसा कि लोग उससे लड़ाई करने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन साथ ही वह ऐसा साधारण लो लेवल फाइटर भी लगे जिसे भीड़ में कोई दूसरी बार देखकर भी याद न रखे। मैं हवा में उंगलियां घुमाता हूं और पैरामीटर्स सेट करने लगता हूं। अधिकतम ऊंचाई 2.10 मीटर, भालू जैसी पीठ और बाघ जैसी कमर, इंसानी सीमा तक पहुंची हुई मसल्स, मोटी गर्दन जो मार सहने वाली लगे, गहरा कांस्य रंग जैसे सालों की मेहनत का सबूत हो। चेहरे के लिए मैं थोड़ा सोचता हूं और क्लोन को चौकोर, थोड़ा भद्दा चेहरा, खोई हुई नजर और बिखरे हुए ब्रश कट बाल देता हूं। यह रूप ऐसा प्रभाव देता है जैसे वह बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसके पास भरपूर कच्ची ताकत है। मैं क्लोन की क्रिएशन कंफर्म करता हूं और उसका नाम आरा रखता हूं। कंफर्म बटन दबाते ही धुंध तुरंत ठोस होने लगती है। एक भारी धमाके के साथ लोहे के टॉवर जैसा एक विशाल आदमी प्रकट होता है। वह तंग कमरे के अंदर नंगा खड़ा है। उसका सिर लगभग छत की बीम को छू रहा है। अगले ही पल एक अजीब एहसास मेरे अंदर दौड़ जाता है। मुझे पता चलता है कि मेरी नजर 2 हिस्सों में बंट गई है। मैं खुद को बिस्तर के किनारे बैठा हुआ देख सकता हूं और साथ ही अपने सामने खड़े उस दुबले पतले युवक को भी देख सकता हूं। मैं हाथ उठाने की कोशिश करता हूं। मेरा असली शरीर बायां हाथ उठाता है, जबकि एडा दायां हाथ उठाता है, जो किसी बड़े पंखे जितना विशाल है। दोनों दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं टकराते। ये बाएं और दाएं हाथ के अंतर जैसा है, बल्कि उससे भी ज्यादा सहज। मेरा असली शरीर उठता है, एरा के चारों ओर 2 चक्कर लगाता है और क्लोन की बाह की मसल्स को दबाकर देखता है। हाँ, पत्थर जितनी सख्त। सिस्टम के प्रोडक्ट्स सच में पहली श्रेणी के हैं। हालांकि वह अभी भी एक मॉर्टल है, लेकिन मॉर्टल्स के बीच उसका शरीर निस्संदेह सबसे बेहतरीन है। लेकिन कपड़े एक समस्या है। मैं अलमारियां और संदूक खंगालता हूं। मुझे पिता द्वारा छोड़े गए कुछ पुराने लिनन रोब्स मिलते हैं और काफी मेहनत के बाद उन्हें जोड़ तोड़कर ऐसा बनाता हूं कि एडा किसी तरह उन्हें पहन सके। हालांकि पैंट छोटी और तंग होकर लगभग टाइट्स जैसी लग रही है, लेकिन कम से कम जरूरी हिस्से ढक गए हैं। अच्छा आधा। मैं फिर से बिस्तर पर बैठते हुए गहरी नजर से कहता हूं, घर में खाने तक का सामान नहीं बचा है। तुम्हें पैसा कमाना होगा। सबसे तेज तरीका क्या है? चोरी? नहीं। हालांकि किन्सन विलेज दूर दराज है, लेकिन वहां भी कानून के लोग हैं। अगर चोरी में पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत होगी और पहचान भी खुल सकती है। मजदूरी करना? बहुत धीमा। तभी मेरे दिमाग में गांव के पश्चिम में स्थित ड्रंकर्ड पेविलियन का ख्याल आता है। ऊपर से वह एक टैवरन और ब्रॉटल लगता है, लेकिन जमीन के नीचे एक गंदा कैसीनो चलता है और साथ ही अमीर व्यापारियों के मनोरंजन के लिए बीस्ट फाइटिंग केज भी है। तथाकथित बीस्ट फाइट्स में कभी आदमी कुत्ते से लड़ता है तो कभी आदमी आदमी से।
एक मुकाबला जीतने पर 5 टेल्स चांदी मिलते हैं, हारने पर हाथ पैर तक जा सकते हैं। हाँ, ड्रंकर्ड पवेलियन जाओ। मैं आंखें बंद करता हूं और अपनी ज्यादातर अवेयरनेस क्लोन में ट्रांसफर कर देता हूं। दोपहर की धूप आंखों को चुभ रही है। एडा दरवाजा धक्का देकर खोलता है, सिर झुकाकर बाहर निकलता है। वह नंगे पांव चलता है और उसका हर कदम मिट्टी की जमीन में गहरा गड्ढा छोड़ देता है। सड़क पर चलने वाले लोग जब उस काले लोहे के टॉवर जैसे दैत्य को देखते हैं तो अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। एडा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, उसकी नजर खाली है और वह लगातार रास्ता पूछता हुआ आगे बढ़ता जाता है। यही तो मैं चाहता हूं, बिना किसी पहचान वाला एक आवारा। उसका दिमाग भी कुछ खास तेज नहीं लगता, इसलिए अगर वह रिंग में मर भी जाए तो कोई उसकी असली पहचान की जांच नहीं करेगा। उसी समय ड्रंकर्ड पेविलियन की पिछली गली में 2 सिक्योरिटी गुंडे बैठकर पाइप पी रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके ऊपर अंधेरा छा गया हो। उन्होंने सिर उठाया और देखा कि भालू जैसे शरीर वाला एक विशाल आदमी सिर झुकाए उन्हें घूर रहा है। क्या है? क्या चाहिए? उनमें से एक डर के मारे कांप गया और लगभग उसकी पाइप हाथ से गिर गई। एडा ने मुंह खोला और उसकी आवाज गहरी और भारी थी, जैसे 2 चट्टानें आपस में रगड़ खा रही हों। मैं लड़ना चाहता हूं। दोनों गुंडों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। इस तरह के विशाल आदमी अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग के सबसे पसंदीदा लोग होते हैं। मार खूब खाते हैं और दिमाग कम चलाते हैं। पैसे लेकर भाग जाने का भी डर नहीं रहता। इनके लिए तो लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जीते तो बॉस पैसे देगा। इसे अंदर ले जाओ। एक फाइटर खड़ा हुआ और एडा को अंधेरे गलियारे से अंदर ले गया। वे बेसमेंट में पहुंचे, जहां कान फाड़ देने वाली चीखें, पसीने की बदबू और खून की गंध हवा में भरी हुई थी। लोहे के पिंजरे के अंदर 2 आधे नंगे आदमी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। चारों तरफ खून से लथपथ लोग थे और सट्टा लगाने वाले लाल आंखों से अपने नोट लहराते हुए चिल्ला रहे थे। बाहर से एक बढ़िया टैलेंट आया है, फाइटर ने जोर से चिल्लाया। मूंछों वाला एक अधेड़ आदमी आगे आया। उसने आडा को ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। एक लड़ाई जीतोगे तो 5 टेल्स मिलेंगे, हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ जीतने वालों को पैसे मिलते हैं। अभी कोशिश करना चाहोगे? हाँ। बिना किसी देरी के लोहे के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। पिछली लड़ाई के हारे हुए आदमी को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटकर बाहर निकाला गया। एडा एक छलांग लगाकर पिंजरे के अंदर पहुंचा। उसका प्रतिद्वंदी एक दुबला पतला लेकिन बेहद मजबूत शरीर वाला आदमी था, जो किसी पागल कुत्ते की तरह दिख रहा था। उसके हाथ मांस के दाग लगी सन की रस्सियों से लिपटे हुए थे। रैबिट डॉग ने जब एडा की बेढंगी हरकतें देखीं तो व्यंग्य से हंस पड़ा। उसने जमीन पर पैर पटका और गोली की तरह आगे झपटा। उसका निशाना सिर्फ शरीर का निचला हिस्सा था, जो सड़क की लड़ाइयों में बेहद खतरनाक तरीका माना जाता है। लेकिन मेरी डबल विजन के नियंत्रण में उसकी यह चाल बेहद धीमी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि रैबिट डॉग धीमा था, बल्कि एडा की डायनामिक विजन बहुत शानदार थी और उसके साथ मेरी ठंडी व सटीक भविष्यवाणी जुड़ गई थी। मैं बचने की कोशिश भी नहीं करता। एडा मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहता है और रैबिट डॉग को उसके पेट पर वार करने देता है। एक भारी धमाके जैसी आवाज गूंजती है। रैबिट डॉग के चेहरे की व्यंग्य भरी मुस्कान वहीं जम जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने मोटे चमड़े में लिपटी लोहे की प्लेट पर मुक्का मार दिया हो। उसकी कलाई दर्द से सुन्न हो जाती है। अगले ही पल एक विशाल हाथ उसकी खोपड़ी को जकड़ लेता है। एडा कोई टेक्निक तक इस्तेमाल नहीं करता, वह सिर्फ अपनी ऊंचाई और ताकत का फायदा उठाता है। वह रैबिट डॉग का सिर ऐसे पकड़ता है जैसे कोई चींटी को मसल रहा हो और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। धम! धूल का गुब्बार उठता है और पूरा बेसमेंट एक पल के लिए शांत हो जाता है। रैबिट डॉग 2 बार तड़पता है और फिर बेहोश होकर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। दर्शक एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं, फिर कान फाड़ देने वाली चीखों के साथ उछल पड़ते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जीता, उन्हें सिर्फ यह बेरहम और सीधी हिंसा पसंद है। रेफरी गला फाड़कर चिल्लाता है, जीत जीत जीत। पिंजरे का दरवाजा खुलता है। एडा जमीन पर पड़े रैबिट डॉग की तरफ देखता तक नहीं और सीधे भुगतान वाली खिड़की तक पहुंचकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। पैसे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
मैनेजर हन घबराकर निगलता है, अपनी छाती से 5 टेल्स चांदी का सिक्का निकालता है और उसकी विशाल हथेली पर रख देता है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैनेजर हन उसे ऐसे देखता है जैसे कोई चलता फिरता मनी ट्री हो। एडा चांदी को तौलता है, तुरंत अपनी तंग बेल्ट में रखता है और वापस पिंजरे में चला जाता है। अगला, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में मैं आंखें खोलता हूं और मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आती है। यह एहसास कमाल का है। न मुझे खुद खतरा उठाना पड़ता है और न चोट लगने की चिंता करनी पड़ती है। मैं बस वीडियो गेम की तरह कंट्रोल करता हूं और पैसा लगातार आता रहता है। 5 टेलस पहले ही हाथ में आ चुके हैं। इस रफ्तार से बस एक और लड़ाई जीत कर मैं अरा पर किया गया खर्च निकाल लूंगा। तीसरी लड़ाई से तो सीधा मुनाफा शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रह सकता। मैं बिस्तर के किनारे उंगलियां थपथपाता हूं और दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। ये तो बस शुरुआत है। जब मेरे पास पहली पूंजी जमा हो जाएगी, चाहे कुछ दर्जन टेल्स ही क्यों ना हो, तब मैं 2 या 3 और एवेटार्स बना सकता हूं। एक पैसे कमाने के लिए लड़ाई करेगा, दूसरा मेडिसिन शॉप में अप्रेंटिस बनकर जड़ी बूटियां पहचानना सीखेगा और तीसरा मेरी नजर दूर धुंध में ढके पहाड़ों पर जाती है जहां इंजन सेक्ट स्थित है। मैंने सुना है कि इंजन सेक्ट हर साल सर्वेंट डिसाइपल्स भर्ती करता है। हालांकि सर्वेंट डिसाइपल्स की जिंदगी कठिन होती है, लेकिन उन्हें सबसे बुनियादी कल्टीवेशन टेक्निक्स तक पहुंच मिल जाती है। अगर मेरा असली शरीर वहां जाए तो जोखिम बहुत बड़ा होगा। सुना है सर्वेंट डिसाइपल्स को अक्सर आउटर डिसाइपल्स द्वारा सताया जाता है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। फिर भी कोई परवाह नहीं करता। जब पर्याप्त पैसा हो जाएगा, मैं एक एवेटार को वहां भेजूंगा। मैं शरीर को खींचकर सीधा करता हूं और फिर आंखें बंद कर लेता हूं। मेरी अवेयरनेस फिर से एडा में लौट जाती है। अंडरग्राउंड अरीना में नया प्रतिद्वंदी पहले से पिंजरे के अंदर खड़ा था। वह एक मजबूत आदमी था जिसके हाथ में लकड़ी का डंडा था। एडा का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, मानो ठंडा पत्थर हो। मेरी नजर में वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि चलते फिरते आधे एवेटार का वाउचर था। आओ तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। कड़क टूटी हुई हड्डी की आवाज। शोर से भरे अंडरग्राउंड रिंग में यह आवाज खास सुनाई नहीं देती, लेकिन जिसके साथ यह हुआ उसके लिए यह किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। डंडा लिए वे मजबूत आदमी चीख भी नहीं पाया था कि एडा ने कंधे की टक्कर से उसे उड़ा दिया। उसका शरीर पिंजरे की जाली से ऐसे चिपक गया जैसे दीवार पर टंगी तस्वीर हो और फिर धीरे धीरे नीचे फिसल गया। दर्शक एक पल के लिए चुप हो गए, फिर पहले से भी ज्यादा जोर से गरज उठे। तीसरी लड़ाई भी पलक झपकते खत्म हो गई। दर्शक दीर्घा में सट्टेबाज अपने टिकट हवा में लहरा रहे थे। कुछ खुशी से झूम रहे थे तो कुछ गुस्से में सिर पीट रहे थे। जबकि मैं अपनी टूटी छत वाली झोपड़ी में बिस्तर के किनारे बैठा यह सब ऐसे देख रहा था जैसे कोई बेहद उबाऊ मूक फिल्म चल रही हो। दर्द को दबाने की क्षमता सिस्टम का एक छिपा हुआ फीचर थी। अभी थोड़ी देर पहले एडा के कंधे पर डंडा लगा था। किसी सामान्य इंसान के लिए इतना दर्द हाथ उठाने तक नहीं देता, लेकिन इस क्लोन के लिए यह सिर्फ हेल्थ बार पर एक छोटी सी खरोंच थी और उसकी हरकतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगली लड़ाई में एडा फिर पिंजरे के अंदर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे खून और कीचड़ मिला हुआ चिपचिपा फर्श था। उसकी आवाज अब भी भारी और बेढंगी थी। नीचे खड़ा ऑफिसर हन अपनी मूंछें सहला रहा था। उसकी नजर प्रशंसा से बदलकर लालच में बदल चुकी थी। इस बड़े आदमी को अभी तक अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है। ये बस सीधी सोच वाला एक ब्रूट है। अगली बार इसके सामने एक बटर उतारो, इसकी बेटिंग ऑन्ट्स कम करो और इस बेवकूफ से पूछो कि क्या यह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। ऑफिसर हुआंग ने सिर घुमाकर अपने आदमी को आदेश दिया। कुछ देर बाद चर्बी से लथपथ एक मोटा आदमी दोनों हाथों में कसाई वाले बड़े चाकू लिए पिंजरे में घुसा। इस बार हथियार थे। मेरी आंखें हल्का सा सिकुड़ गईं। अगर मैं असली शरीर किसी हथियारबंद गुंडे के सामने होता तो बिना सोचे जितना दूर भाग सकता भाग जाता, लेकिन एडा अलग था। लड़ाई शुरू हुई। बुच्चर डरावनी मुस्कान के साथ अपने चाकू को बेतरतीब घुमाने लगा। कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ भारी ताकत। मैंने एडा को पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह कदम बिल्कुल सही समय पर पड़ा। बुच्चर का चाकू एडा की नाक के सामने से गुजर गया और उसके कुछ बिखरे बाल काटता हुआ निकल गया। उसी पल एडा का विशाल हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा।
उसने चाकू छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उस कलाई को पकड़ लिया जो हथियार पकड़े हुए थी। उसकी पांचों उंगलियां अचानक कस गईं। कड़क। आ बुचर की कलाई में तेज दर्द उठा और उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। एडा ने मौका नहीं छोड़ा। उसने घुटना उठाया और बिना किसी दिखावे के सीधे बुच्चर के मोटे पेट में दे मारा। 100 किलो से ज्यादा वजन वाला आदमी झींगे की तरह से उड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और आंखें बाहर निकल आईं। यह सब बहुत आसान था। मैंने सिर हिलाया। इस स्तर की लड़ाई में बस डर पर काबू पाकर अपने शरीर और भविष्यवाणी की क्षमता का सही इस्तेमाल करना ही खाली तालाब में मछली पकड़ने जैसा आसान था। एक के बाद एक लड़ाइयां होती रहीं। चौथी जीत, पांचवीं जीत और फिर छठी जीत भी एडा ने आसानी से हासिल कर ली। इस समय तक उसके कपड़े लगभग पूरी तरह फट चुके थे और उसके खुले हुए कांस्य रंग के शरीर पर कई खून के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इससे वह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी रिंग में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर में ऑफिसर वॉन को खुद आगे आकर लड़ाई रुकवानी पड़ी। बस आज रात के लिए यहीं खत्म, नीचे आकर अपने पैसे ले लो। अगर यह बड़ा आदमी ऐसे ही लड़ता रहा तो बाकी दांव और मुकाबले शुरू ही नहीं हो पाएंगे। ऑफिसर हान ने चमकती आंखों के साथ चांदी से भरी एक भारी थैली उसकी तरफ उछाली और बोला, बड़े भाई कल से रोज आना, मैं तुम्हें एंट्री फी का 2 गुना दूंगा, क्या कहते हो? एडा ने मशीन की तरह पैसे की थैली उठाई और उसे अपनी कमर के कपड़े में ठूंस लिया। उसके कपड़ों में वही एक हिस्सा बचा था जो अभी तक पूरी तरह नहीं फटा था। फिर उसने सपाट आवाज में कहा, थक गया हूं, सोना है। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना ऑफिसर हान की बात सुने वहां से चलता बना। 2 गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर हान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। जाने दो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। जब तक पैसे ले रहा है कल खुद वापस आ जाएगा। अंडरग्राउंड एरिना से निकलने के बाद अदा सीधे घर नहीं गया। मैं शुरू से ही बहुत सावधान था। मैंने उसे पूरे गांव में 3 चक्कर लगवाए, कई अंधेरी गलियों से गुजरवाया। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब वह गांव के बाहर बने एक टूटे फूटे और सुनसान मंदिर में पहुंचा। वहां उसने पैसे की थैली पूजा की मेज के नीचे छिपा दी और खुद मंदिर के दरवाजे पर पहरेदार की तरह खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद अंधेरे का फायदा उठाकर एक दुबली पतली परछाई मंदिर के अंदर घुसी। वह मैं था। मैंने पैसे की थैली खोली और देखा कि उसके अंदर पूरे 40 टेल्स चांदी थी। ऊपर से उन्होंने 10 तैल अतिरिक्त भी दिए थे। लगता था कि एडा की कीमत उनकी नजर में काफी बढ़ चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ऐसे मॉर्टल के लिए जो अभी भी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, यह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन मेरा इसे बचाकर रखने का कोई इरादा नहीं था। इस दुनिया में पैसा जमा करना सबसे बेवकूफी भरा काम था। पैसे को ताकत में बदलना ही असली समझदारी थी। मैंने तुरंत कहा, सिस्टम रिचार्ज, मुझे नए क्लोन्स चाहिए। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई दी, रिचार्ज सक्सेसफुल, करंट बैलेंस 40 टेल्स, मॉर्टल क्लोन की कीमत 10 टेल्स प्रति क्लोन। मैंने बिना झिझक कहा, मुझे 3 और चाहिए। मैं टूटी हुई घास की चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया और नए क्लोन्स बनाने की तैयारी करने लगा। इस बार मुझे एडा जैसी लड़ाकू ताकत नहीं चाहिए थी। क्लोन नंबर 2 का कोड नेम था एयर। उसका शरीर फुर्तीला होना चाहिए और चेहरा ऐसा कि देखते ही लगे यह आदमी बहुत चालाक है। ऐसा इंसान जो सालों से दुनिया के कामकाज में घूमता रहा हो। मैंने उसके पैरामीटर सेट किए। दुबला पतला शरीर, लगभग 1.7 मीटर ऊंचाई, साधारण चेहरा, होठों पर हल्की मुस्कान और लंबी फुर्तीली उंगलियां। ऐसा आदमी जो नाजुक काम भी कर सके और जरूरत पड़े तो जेब भी साफ कर सके। इसके बाद बारी आई क्लोन नंबर 3 की। उसका नाम था आसान। यह सबसे महत्वपूर्ण था। मैंने गहरी सांस ली और चेहरा गंभीर हो गया। आसान को इंजन सेक्ट भेजा जाना था। कल्टीवेशन सेक्ट्स जब डिसाइपल्स भर्ती करती हैं तो वे सबसे पहले जन्मजात प्रतिभा और उम्र देखती हैं। इसलिए मैंने उसकी उम्र 12 साल तय की। जवान चेहरा, साफ त्वचा और ऐसा रूप जैसे किसी अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा बच्चा हो। वह किसी भिखारी या शरणार्थी जैसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। उसके चेहरे पर थोड़ी जिद और थोड़ी समझदारी झलकनी चाहिए। सेक्ट के बूढ़े एल्डर्स ऐसे बच्चों को देखकर जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे बच्चे अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। कुछ ही देर में हवा में एक सुंदर किशोर की
आकृति बन गई। फिर आया क्लोन नंबर 4। उसका कोड नेम था एसी। ये एक बैकअप क्लोन था। मैंने थोड़ी देर सोचा और अपनी पिछली जिंदगी के एक मार्शल आर्ट्स स्टार को उसका मॉडल बना लिया। औसत कद, मजबूत लेकिन संतुलित मांसपेशियां। उसका काम हंटर बनना था। पहाड़ों में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, शिकार करना, मुख्य शरीर के लिए मांस जुटाना और आसपास के इलाके की जानकारी लाना। एक्सचेंज कंफर्म। सिस्टम की आवाज के साथ 30 टेल्स कट गए और मेरे पास सिर्फ 10 टेल्स बचे। अगले ही पल तीनों क्लोन्स पूरी तरह तैयार हो गए। जो मंदिर कुछ देर पहले तक खाली पड़ा था, वहां अब अचानक 3 नए लोग खड़े थे। दरवाजे पर पहरा दे रहे एडा को मिलाकर अब मेरी छोटी सी प्राइवेट टीम तैयार हो चुकी थी। एक अजीब लेकिन बेहद सुकून देने वाला एहसास मेरे अंदर भर गया। अब 4 अलग अलग नजरिए एक साथ मेरे दिमाग में आ रहे थे। एयर सिर झुकाकर अपने हाथों को देख रहा था। हसन अपने नए युवा शरीर को महसूस कर रहा था, जबकि ऐसी बिना किसी भाव के कोने में बैठी एक मकड़ी को घूर रहा था। मैं हंस पड़ा। वाह सिस्टम, लगता है आखिर तुम्हें दया आ ही गई। इस बार क्लोन्स को कपड़े भी दे दिए। मैंने हाथ रगड़े और काम बांटना शुरू किया। एडा, तुम इलीगल बॉक्सिंग जारी रखोगे। फिलहाल वही हमारी इनकम का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन हर 2 दिन में सिर्फ एक बार जाना। लोगों को इतना मत पीटना कि वे लड़ना ही छोड़ दें। दरवाजे पर खड़े एडा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उसकी सहमति का एहसास सीधे मेरे दिमाग में पहुंच गया। फिर मैंने एयर की तरफ देखा। वह पतला युवक हल्की चालाक मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे चांदी देते हुए कहा, ये पैसे लो और गांव जाकर मेडिसिनल हर्ब्स खरीदो। फिर काउंटी सिटी जाओ, टैवर्न्स और टी हाउसेस में घूमो। मुझे कल्टीवेटर से जुड़ी अफवाहें चाहिए, अजीब घटनाओं की खबर चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। एयर ने सिर हिलाया और बिजली जैसी तेजी से चांदी अपनी जेब में रख ली। उसकी हरकतें बिल्कुल किसी पुराने चोर जैसी थीं। इसके बाद मैंने एसीआई की तरफ देखा। तुम पीछे वाले पहाड़ पर जाओ, ज्यादा अंदर मत घुसना। सिर्फ बाहरी इलाके में शिकार करना। घर में न चावल है न मांस। मेरा मुख्य शरीर अब भी बढ़ रहा है और उसे अच्छे खाने की जरूरत है। असी ने चुपचाप एक लकड़ी का डंडा उठाया और हंटर के कपड़ों में रात के अंधेरे में गायब हो गया। आखिर में मेरी नजर 12 साल के अस्सान पर पड़ी। हसान, कुछ दिन घर पर रहकर शरीर संभालो। खुद को ज्यादा कमजोर मत दिखाना। कुछ दिनों में इंजुन सेक्ट डिसिपल्स भर्ती करेगी और वहां तुम्हें जाना होगा। याद रखना, एक बार सेक्ट में घुस गए तो जब तक जिंदा हो पूरी जान लगा देना। चाहे दूसरों की कल्टीवेशन चोरी छिपे देखनी पड़े या आउटर सेक्ट के बड़े भाइयों बहनों की खुशामद करनी पड़े, मुझे जितनी जल्दी हो सके कल्टीवेशन मैनुअल चाहिए। असान ने पलक झपकाई। उसके चेहरे पर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई दे रही थी। सारे काम बांट दिए गए थे। मैंने अपनी बची हुई 10 तैल चांदी की तरफ देखा, लेकिन घबराने के बजाय मेरे अंदर एक जबरदस्त जोश और बड़ा सपना जन्म ले रहा था। यहीं से मेरा असली स्नोबॉल प्लान शुरू होने वाला था। आखिर अकेले कल्टीवेशन करना न सिर्फ धीमा था बल्कि बेहद मुश्किल और खतरनाक भी था। लेकिन अगर मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 1 लाख क्लोन्स हों तो कुछ पैसे कमाए, कुछ पिल्स बनाए, कुछ सीक्रेट रियल्म्स में जाकर जान जोखिम में डालकर खजाने और जानकारी जुटाए और कुछ बड़ी सेक्ट्स में घुसकर जासूस बन जाए, तब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बस पर्दे के पीछे बैठकर उनके काम का फायदा उठाऊंगा। तभी मेरा पेट अचानक गुर्राने लगा। मैंने अपने पिचके हुए पेट पर हाथ फेरा और ऑल्टर पर पड़ा किसी का छोड़ा हुआ आधा बासी ब्रेड उठाकर एक और खा लिया। फिलहाल सबसे जरूरी काम था जितनी जल्दी हो सके कल्टीवेटर बनने का रास्ता ढूंढना। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए और किन्सान विलेज लोगों से खचाखच भर गया। इंजन सेक्ट की सर्वेंट डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली थी, जो हर 3 साल में सिर्फ एक बार होती थी। नाम भले ही ग्रैंड सेरेमनी था, लेकिन असलियत में वहां कुछ खास नहीं था। कुछ मेजें, हरे रोब्स पहने 3 कल्टीवेटर और टैलेंट टेस्ट के लिए एक पत्थर। चौक के चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं बची थी। ज्यादातर लोग गरीब परिवार थे जो अपने बच्चों को लेकर किस्मत आजमाने आए थे। मैं खुद भीड़ में नहीं गया। मैं गांव के बाहर एक नूडल स्टॉल पर बैठकर आराम से नूडल्स खा रहा था, लेकिन मेरी नजर लगातार टेस्ट ग्राउंड पर थी। सिस्टम की वजह से मैं अलग अलग क्लोन्स की आंखों से सब कुछ देख सकता था।
मेरा असली शरीर नूडल्स खा रहा था, जबकि आसान भीड़ के बीच खड़ा था। उसने पुराना लेकिन साफ रोब पहन रखा था और बाकी बच्चों के बीच बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी टेस्ट लेने वाला मिडिल एज्ड कल्टीवेटर झल्लाकर चिल्लाया, अगला। पूरी सुबह उसके हाथ सिर्फ बेकार कैंडिडेट्स ही लगे थे, इसलिए उसका मूड पहले से खराब था। मेरी हिदायत के मुताबिक आसन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जानबूझकर थोड़ा घबराया हुआ दिखने लगा। फिर उसने दोनों हाथ उस धूल भरे टेस्ट स्टोन पर रख दिए। सर्वेंट डिसिप्लिन बनने के लिए किसी असाधारण टैलेंट की जरूरत नहीं थी। कई बार स्पिरिचुअल रूट्स न होने पर भी लोगों को मजदूरी के लिए रख लिया जाता था। कुछ पल बाद पत्थर हल्के सफेद रंग से चमका और उसके अंदर बहुत कमजोर हरी रोशनी भी दिखाई दी। मिडिल एज्ड कल्टीवेटर ने भौं उठाई और आसान को गौर से देखने लगा। साफ चेहरा, शर्मीली नजर और अंदर छिपी हल्की चतुराई देखकर उसने संतुष्टि से सिर हिला दिया। नाम क्या है? आसान ने बिना रुके जवाब दिया, फनसान। यह नाम मैंने खुद बनाया था ताकि मुझे याद रहे कि यह तीसरा मॉर्टल एवेटार है। कल्टीवेटर ने एक लकड़ी की टोकन उसकी तरफ फेंकी और कहा, पास हो गए, जाकर इंतजार करो। अगले ही पल भीड़ में मौजूद लोगों की जलन भरी नजरें आसान पर टिक गईं। आखिर इमॉर्टल सेक्ट में घुसना, चाहे सर्वेंट डिसाइपल के रूप में ही क्यों ना हो, आम लोगों के लिए सपने जैसा था। दूर बैठा मैं हल्का सा मुस्कुराया और नूडल्स का आखिरी घूंट खत्म कर दिया। काम हो चुका था। अब जब आसान सेक्ट के अंदर पहुंच गया था तो कल्टीवेशन टेक्निक्स देर सवेर मेरे हाथ लगनी ही थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ से अचानक तेज हलचल महसूस हुई। ये एयर था। इस समय वह गांव की सबसे बड़ी पॉन शॉप गोल्ड एंड जेड हॉल में मौजूद था। एयर की आंखों से मैंने काउंटर के कोने में पड़ा एक अजीब जेड पेंडेंट देखा। वह मिट्टी और धूल से ढका हुआ था और देखने में किसी कबाड़ से ज्यादा कीमती नहीं लग रहा था। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने उभर आया। कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड, पॉसिबल लो लेवल आर्टिफैक्ट फ्रैगमेंट। ये देखकर मेरी पकड़ चॉपस्टिक्स पर और मजबूत हो गई। कमाल है, तो सिस्टम में ट्रेजर रेडर भी है। मैंने तुरंत आदेश दिया, एयर, उसे खरीद लो। दुकान के अंदर एयर कामगारों जैसे कपड़े पहनकर काउंटर से टिक कर खड़ा था और शॉप ओनर से बहस कर रहा था। अरे बूढ़े, इस टूटे हुए जेड के 5 टेल्स मांग रहे हो? पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? इसे देखो, ये तो मेज का पाया तक नहीं संभाल सकता। एयर ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे उस पेंडेंट से घिन आ रही हो। शॉप ओनर, जो एक दुबला पतला बूढ़ा था, आंखें घुमाकर बोला, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकलो। ये किसी की गिरवी रखी हुई चीज है, 3 टाइल्स से कम नहीं। एयर ने एक उंगली उठाई और बोला, एक टाइल, मैं इसे अपने बेवकूफ भाई के खिलौने के लिए ले रहा हूं। काफी देर तक मोल भाव चलता रहा और आखिर दोनों 2 टेल्स पर राजी हो गए। एयर ने तुरंत पैसे मेज पर रखे और इतनी तेजी से पेंडेंट उठा लिया जैसे उसे डर हो कि बूढ़ा अपना फैसला बदल देगा। पेंडांट को उसने सीधे अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। सौदा पूरा होते ही उसके चेहरे की बेवकूफों वाली मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी नजर आ गई। मेरी हिदायत के मुताबिक वह एक पल भी नहीं रुका और सीधे गांव से निकलकर पीछे वाले पहाड़ की तरफ भाग गया जहां असी मौजूद था। मैं इस चीज को अपने असली शरीर के पास बिल्कुल नहीं लाना चाहता था। अगर इसमें पुराने मालिक की कोई सोल मार्क छिपी हो या यह किसी ईविल कल्टीवेटर का जाल निकले तो ऐसी चीज घर ले जाना खुद मुसीबत बुलाने जैसा था। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि क्लोन इसे किसी सुनसान जगह पर जांचे। यही तो कई अवेटार्स होने का सबसे बड़ा फायदा था। मैंने नूडल्स के पैसे चुकाए, अपना बांस का टोपी नीचे की और भीड़ में गायब हो गया। आखिर अगर यह चीज फट भी गई तो ज्यादा से ज्यादा एक अवेटार ही जाएगा। अगले दिन ग्रीन माउंटेन विलेज के बाहर गरीबों के कब्रिस्तान के पीछे वाले घने जंगल में एयर एक कई जमी हुई कब्र पर बैठा था। उसके हाथ में वही गंदा जेड पेंडेंट था। चेहरे पर हमेशा वाली बेवकूफ मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह ठंडी थीं। उसके सामने हंटर के कपड़ों में आसी एक टेढ़े पेड़ के नीचे बैठा लकड़ी छील रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर एयर ने हवा में देखते हुए पूछा, तो अब क्या करें? उस समय मैं घर में बैठा बासी ब्रेड चबा रहा था और सिस्टम का ग्रुप कम्युनिकेशन मोड चालू था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, एयर, इसे तोड़ दो। मेरा फैसला बहुत सीधा था।
पेंडेंट में स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी, लेकिन उसके ऊपर धूसर परत जमी हुई थी और उसका असली रूप दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मैं किसी पारंपरिक कल्टीवेशन स्टोरी का हीरो होता तो किसी एक्सपर्ट को दिखाता या आग में तपाकर जांचता, लेकिन मुझे इतनी झंझट पसंद नहीं थी। अगर सिस्टम कह रहा है कि इसमें कुछ है, तो सबसे